हेलो एवरीवन, मैं हूं फरहीन बख्तावर और आप लोग देख रहे हैं WBPSC गाइड। आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आप लोग रेलवेज या CGL, CHSL किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। हर एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, इनको सॉल्व कीजिए आप लोग, आंसर्स तो मिल ही जाएंगे, साथ में एक्सप्लेनेशंस भी दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशंस मिलता जाए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर भी कर देना। ओके, इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डेली बेसिस पर क्विज कंडक्ट कराया जाता है और साथ ही सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, सो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ऑन फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेट। First of all, the first question is, which statement on the Harappan civilization is correct? हड़प्पन सिविलाइजेशन से कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इससे रिलेटेड, उसमें से बताना है हम लोगों को करेक्ट। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि करेक्ट या इनकरेक्ट क्या बोला जा रहा है उसको मार्क कर लेना है। तो यहाँ हम लोगों को करेक्ट फाइंड आउट करना है। ओके, फर्स्ट statement A is horse sacrifice was known to them, B cow was sacred to them, C Pashupati was venerated by them, और D the culture was generally static। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। सो आंसर इज ऑप्शन सी, दैट पशुपति। ओके, दिस पशुपति, दिस वाज एक्चुअली वर्शिप बाय द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द राइट वन। बाकी के तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही वो रॉन्ग है। ओके, हॉर्स सैक्रिफाइस ये बिल्कुल भी, बिकॉज हॉर्स के बारे में तो उन्हें पता ही नहीं था, है ना। एंड काउ was sacred to them, no, that was in the period of the Vedic civilization. And the culture was generally static, no, this is also wrong. So option C is the right statement. पशुपति गॉड, और जो जिनको शिवा भी कहा जाता है, this was worshipped by the people of Harappan civilization. Okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ द वैदिक मैथमेटिक्स इज। ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट टेक्स्ट कौन सा है? ऑप्शन ए इज तापता ब्राह्मणा, बी अथर्ववेदा, सी सुल्वसूत्र, या डी छंदोगया उपनिषद। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुल्वासूत्र। ठीक है, ये सुल्वासूत्र जो है ये एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है ऑन द वैदिक मैथमेटिक्स। इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है वो याद रखिएगा आप लोग, दैट दिस सोलवा सूत्र द पार्ट ऑफ द श्रोता सूत्र। ओके, दिस श्रोता सूत्र and it contains geometry related to the altar constructions. And apart from this, major Sulva Sutras are Budayana, Manava, Apastamba and Kattayana. Okay, these are the name of some other Sulva Sutras. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। The next one is question number 3, which is the highest law of the land? Options are A Indian Penal Code, B Indian Constitution, C Civil Procedure Code, या D Criminal Procedure Code। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑफ कोर्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड और द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड इसको कहा जाता है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज कॉमन टू बोथ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। ओके, कॉमन पूछा जा रहा है कि जो भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट दोनों में ही कॉमन क्या बात थी, कौन सा एस्पेक्ट था। ऑप्शन ए इज पर्सनल लव फॉर गॉड, बी वर्शिप ऑफ आइडल, सी मिस्टिसिज्म, और डी विजिट टू होली श्राइन्स। एंड हियर द आंसर इज ऑप्शन बी वर्शिप ऑफ आइडियल्स। ठीक है, ये बात कॉमन इसलिए थी कि ये लोग ये काम नहीं करते थे। ठीक है, वर्शिप ऑफ आइडल्स, दिस वॉज नॉट एक्चुअली, यहाँ नॉट होगा। ओके, नॉट कॉमन टू देम, नॉट कॉमन यहाँ लिखिएगा। ओके, यहाँ मिस हो गया है। सो वर्शिप ऑफ आइडल्स, आइडल वर्शिप नहीं करना था इन लोगों को, इन लोगों का यही प्रीच करना था कि हमें आइडल वर्शिप नहीं करना है। सो द नॉट कॉमन विच वॉज द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट कॉमन टू बोथ ऑफ देम, दैट इज द भक्ति एंड द सूफी, एंड द आंसर इज वर्शिप ऑफ आइडल। Okay, so though both the Bhaktism and Sufism, they laid stress mainly on the direct communication of soul with the God and denied the idea of idol worship. Okay, हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा idol worship. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, who propounded the word geography?
ये वर्ड ज्योग्राफी जो है इसको प्रोपाउंड किसने किया था? ऑप्शन ए इज टॉलेमी, बी एरिस्टोस्थेनस, सी हेक्टेटस और डी हेरोडोटस. सो है द आंसर इज ऑप्शन बी एरिस्टोस्थेनस. इन्होंने ही प्रोपाउंड किया था इस वर्ड. ओके, so who was he? Eratosthenes. He was a Greek mathematician, geographer, साथ ही astronomer and poet. He was born in the 276 BC and he actually propounded this word geography. Fine. Next question. Question number 6. What is the cup-shaped mouth of volcanoes? ओके, तो ये कप शेप जो माउथ होता है वोल्केनोस का, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इज सेंटर ऑफ ओरिजिन, बी एपिसेंटर, सी क्रेटर और डी सिंडर कोन. तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा सी क्रेटर. ठीक है, इस तरह से कुछ शेप होता है और यहाँ से क्या होता है, इसको क्रेटर बोला जाता है. वॉल्केनिक जब इरप्शन होता है ना, तो यहाँ से मैग्मा और लावा जो है यहाँ से बाहर आते हैं और बाहर आकर अर्थ में डिपॉजिट हो जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज द क्रेटर, द माउथ ऑफ वॉल्केनो. कप शेप्ड, ये कप शेप और बोल शेप्ड जो भी आपको बोला जाए. अगर यहाँ हो सकता है यहाँ कप शेप ना लिखा हो, यहाँ पर होगा बोल शेप्ड. ओके, तो यहाँ भी आपको आंसर करना है क्रेटर. आंसर इज सी. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Environment includes what? Environment includes what? Options are A abiotic component, B biotic component, C oxygen and nitrogen or D abiotic and biotic components. Of course the answer is option D. The environment include both the abiotic and the biotic. So here biotic means living beings. ठीक है, biotic माने के living component, याद रखिएगा. Okay, and abiotic means this is नॉन लिविंग. ओके, इसको आप लोगों को याद रखना है, व्हाट इज बायोटिक एंड व्हाट इज अबायोटिक. ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. आप लोगों को देख लीजिए, सारा एक्सप्लेनेशन हर एक स्लाइड में मिल जाएगा. तो इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना. फाइन. क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? नाउ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका कॉज क्या है, इसका रीजन क्या है? ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. So of course the answer is option B, carbon dioxide. Carbon dioxide is the cause of this greenhouse effect. Okay, next question. Question number 9. The driest part of India is, which is the driest part of India? ये पूछा जा रहा है. ऑप्शन ए इज वेस्टर्न राजस्थान, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी गुजरात और डी मध्य प्रदेश. Here the answer is option A, western Rajasthan is the most driest part of India. Okay, so this driest part of India is in western Rajasthan and the mean rainfall here is कितना है? 25 centimeter. And the main reason for the low rainfall is that monsoon winds from Arabian branch blows parallel to the Aravalli range and do not cause rainfall here. Okay, and साथ ही जो desert है वो भी it get heated up and cool down quickly, so it doesn't allow any comprehensive low pressure to form over here. और जब तक low pressure create नहीं होगा तो यहाँ बारिश नहीं हो सकती, rainfall नहीं हो सकता है. Okay, so option A is right answer. That is the driest part of India is western Rajasthan. Question number 10. From the national point of view, which of the following indicates micro approach? Options are A per capita income in India, B study of sales of Tisco, C inflation of India or D educated unemployment in India. So micro approach, अगर micro approach की बात की जाए तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा B स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ टिस्को. देखिए इकोनॉमिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं ना, इसका मेनली 2 पार्ट होता है. ओके, ये इकोनॉमिक्स का कितना पार्ट होता है? 2. इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से. फर्स्ट इज माइक्रो, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग माइक्रो. वेट, ओके, माइक्रो एंड द अनदर वन इज मैक्रो. तो हमें यहाँ पूछा गया था मैक्रो के बारे, माइक्रो के बारे में, है ना. माइक्रो मीन्स होता है छोटा. तो आप लोग अगर इसका लिटरल मीनिंग देखिएगा आप लोग, तो इसका मतलब ही होता है स्मॉल. माइक्रो, है ना. तो माइक्रो में हम लोग का आ जाएगा अगर कोई इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है, इंडिविजुअल बिहेवियर या किसी इंडिविजुअल चीज़ की अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, तो वो आपका माइक्रो में आ जाएगा. और मैक्रो में आएगा जो नेशनल इश्यूज़ रहते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन है, ओके, डिफ्लेशन है, ये सारी चीज़ें आ जाएगी आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में. फाइन. और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? लाइक डिमांड सप्लाई, ये सब पढ़ना.
तो यहाँ जैसे कि किसी स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ टिस्को एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसकी स्टडी अगर हम लोग करें, उसके सेल्स की स्टडी, तो वो एक पर्टिकुलर एक यूनिट की स्टडी हो रही है, ठीक है, एक नेशनल इशू के बारे में बात नहीं हो रही है। तो इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, माइक्रो अप्रोच, इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ टिस्को। ओके, और देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया, पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारा जो है ना बड़ा बड़ा इश्यूज, ये आपका किस में आ जाएगा, ये सारा कुछ आ जाएगा आपका मैक्रो में। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन दैट कैन, इक्विलिब्रियम कैसा कंडीशन होता है, क्या होता है इसमें? ऑप्शन ए इज नेवर चेंज, चेंज ओनली इफ सम आउटसाइड फैक्टर चेंजेस, सी चेंजेस ओनली इफ सम इंटरनल फैक्टर चेंजेस, और डी चेंज ओनली इफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेंज ओनली इफ सम इंटरनल फैक्टर चेंजेस। मतलब क्या कि जितना डिमांड है, ठीक है, जितना भी डिमांड है उतना सप्लाई इक्वेट कर रहा है। ओके, तो ये दोनों इक्वल अगर रह रहे हैं, फाइन, ये दोनों अगर इक्वल डिमांड और सप्लाई, जितनी जो भी चीज़ की जितनी भी डिमांड है उसका सप्लाई अवेलेबल है, ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कुछ इंटरनली फैक्टर चेंजेस आएगा, तो उस तरह का चेंज को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, याद रखना। फाइन, तो आंसर इज ऑप्शन सी। Question is number 12. The book Genera Planetarum. Okay, it was written by whom? Options are A. Linnaeus, B. Bentham and Hooker, C. Engel and Prandtl, or D. Hodgkinson. So here the answer is option A. Linnaeus. इन्होंने लिखी थी ये book Genera Planetarum. So this Genera Planetarum, what it is a collection with a brief description of the 935 plant genera, ठीक है, and this book was written by the Swedish naturalist Carl Linnaeus in this year. देख लीजिए, याद रखना आप लोग, ये बुक आपको ये भी पूछा जा सकता है कि दिस बुक इज बेस्ड ऑन व्हाट, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द 935 प्लांट जेनेरा। ओके, सो जेनेरा प्लानेटेरम नाम से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इज द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्ड? ये बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शन ए इज लखनऊ, बी दार्जिलिंग, सी कोलकाता, और डी ओटाक्योमन। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कोलकाता में है ये बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। So this Botanical Survey of India, it is the apex research organization under the Ministry of Environment and Forest, Government of India. For what? For carrying out a taxonomic and floristic studies of the wild plant resource to the country. So its headquarters situated in Kolkata. इसको हम लोग को पता होना चाहिए दैट इसका पर्पस क्या है इसके एस्टैब्लिशमेंट का, व्हाई दिस बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एक्चुअली established. The main reason is it is a kind of an apex research organization which works under the Ministry of Environment and Forest, Government of India, for the purpose of carrying out the taxonomic and floristic studies of the wild plant resource of the country. Okay, और headquarter कहाँ पे? कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूटलेस प्लांट इज, इनमें से रूटलेस प्लांट कौन सा है? ऑप्शन ए इज लीमना, बी बनाना, सी जिंजर, और डी लेमन। एंड हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जिंजर। जिंजर इज द रूटलेस plant. So rootless plant are those plants which do not have root system. They develop rhizomes, refer to the rootless plant. Okay, तो इसके examples कुछ देख लीजिएगा, जिंजर, बर्मुडा ग्रास, बैम्बू एक्सेट्रा. सो अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है दे वर्क एज अ रूट, तो मेनली इसको रूटलेस प्लांट ही बोला जाता है. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 15. थर्म इज द यूनिट ऑफ व्हाट? थर्म किसका यूनिट है? ऑप्शन इज पावर, बी हीट, सी लाइट, डी डिस्टेंस. सो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन बी, हीट. हीट का ही ये यूनिट है थर्म. ओके, थर्म इज द नॉन एसआई यूनिट ऑफ हीट, नॉन एसआई यूनिट ऑफ हीट. ओके, चलो. Next one, 16. When a stone is thrown in a calm water of a pond, waves produced are. ठीक है, अगर एक ठहरे हुए पॉन्ड वाटर में, ठीक है, स्टिल पॉन्ड वाटर में अगर कोई पत्थर फेंकते हैं हम लोग, देन कुछ वेव्स प्रोड्यूस होता है उसमें से, है ना? तो वो किस तरह का वेव प्रोड्यूस होता है? ऑप्शंस आर ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, बी ट्रांसवर्स वेव, सी बोथ ए एंड बी, और डी वेव्स डू नॉट प्रोड्यूस, डजंट प्रोड्यूस. ओके, सो आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, दैट बोथ ए एंड बी. ये लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बनता है, ट्रांस वेव भी बनता है, दोनों वेव प्रोड्यूस होता है. लोग
पत्थर फेंकते हैं पानी में। तो पार्टिकल एग्जीक्यूट एज अ क्लॉकवाइज मोशन। जो पार्टिकल्स है वो कैसे काम कर रहे हैं? क्लॉकवाइज मोशन में, लाइक अप डाउन एज वेल एज टू एंड फ्रो, माने अप डाउन तो हो ही रहा है, आगे पीछे की तरफ भी होता है। सो बोथ द ट्रांसवर्स एंड द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, next one is 17. Atomic theory of matter was given by. So this theory, atomic theory, it was given by whom? Options are A. Avogadro, B. Dalton, C. Newton और D. Pascal. Answer is B. John Dalton. Okay, इन्होंने ही actually में propound किया था ये theory on atomic theory. Okay. To this theory, matter is made up of extremely small, indivisible and indestructible particles called atoms. Okay, answer is B. John Dalton. याद रखना आप लोग। Question number 8. Which one of the following is an air-to-air missile? Option A is Prithvi, B. Agni, C. Akash, or D. Astra. And here the answer is option D. Astra. It is an air-to-air missile. Air-to-air missile. Next question is 19. Who was the second man on the moon? Okay, who was the second man? देखिए फर्स्ट के बारे में तो सब लोग पूछते हैं, यहाँ पूछा गया आपको सेकंड मैन कौन है जिन्होंने मून पर गए थे। ऑप्शन इज ए यूरी गागरिन, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी बज एल्ड्रिन और डी माइकल कोलिन। सो आंसर इज ऑप्शन सी, बज एल्ड्रिन। Buzz Aldrin was the second man. And who was the first? Of course, Neil Armstrong. ठीक है, he was the first man. इसको आप लोग याद रखना। फर्स्ट मैन को तो सब लोग याद रखते हो, है ना, फर्स्ट मैन ऑन द मून। बट यहाँ पर हमसे पूछा गया था सेकेंड वन, तो सेकेंड है बज एल्ड्रिन। सो बज एल्ड्रिन इज एन अमेरिकन इंजीनियर एंड फॉर्मर एस्ट्रोनॉट। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्टेट ऑफ द नेशन? ये स्टेट ऑफ द नेशन जो है ये बुक किसने लिखी है? ऑप्शंस आर ए फालियस नरीमन, बी मार्क टेली, सी विनोद मेहता और डी कुलदीप नैयर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फालियस नरीमन। नाउ हु ही इज अ फेमस इंडियन जूरिस्ट। ठीक है, याद रखना आप लोग, फेमस इंडियन जूरिस्ट, साथ ही में वो एडवोकेट भी थे। वेट, he was also an advocate, okay, and he was the president. Okay, wait, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेना, ये कुछ important point है। he was the Falius Nariman was the president of the Bar Association of India. Okay, president of Bar Association of India. So these are some important facts regarding Falius Nariman, and he has written this book, The State of Nation. Fine. So हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ओके, होपफुली ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और इस वीडियो के PDF के लिए आप लोग हमारे इस चैनल WBPSC गाइड टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Stay tuned for the next video which will be uploaded soon. So bye and take care.